हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आशा करते सब ठीक होंगे। तो सभी का स्वागत है सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो ये मुहिम स्टार्ट किए थे बिहार दरोगा के लिए, जिसमें हम लोग फिजिक्स देख लिए थे, बायोलॉजी देख लिए थे, केमिस्ट्री देख लिए थे। तो ये अब दूसरा बुक है। इसको ये देखिए, एसपीडी पब्लिकेशन का है, स्पेशल बिहार दरोगा और एडीईओ बिहार सीजीएल 4 और टीआरई 4 के लिए है। सामान्य इसमें आपको भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के पड़ोसी देश, पंचायती राज व्यवस्था, जनगणना 2011 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है जो मतलब इतिहास में हम लोग देखेंगे। तो इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है, एंशेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, एंशेंट को प्राचीन भारत बोलते हैं, तो वही प्राचीन भारत आज हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये इसको फास्ट में रिवीजन करना है, ये फास्ट रिवीजन सीरीज है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए यहाँ से। देखिए क्या करा, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या करा, देखिए इतिहास का जनक किसको माना जाता है? इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनानों के निवासी थे। और हिस्टोरिया नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो हिस्टोरिया नामक पुस्तक भी यही हेरोडोटस लिखा था, जो इतिहास के जनक माने जाते हैं। हाँ, हिस्टोरिया का पुस्तक के लेखक तो ये हेरोडोटस हो जाएगा। और यही एक और क्वेश्चन पूछेगा, तो नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक तो ये लिखा है इसको पिगलिनी ने लिखा है। ठीक है, पिलिनी ने लिखा, पिलिनी। देखिए और कह रहा है, भारत का प्रथम इतिहासकार किसको कहा जाता है? भारत का, वो तो मतलब वर्ल्ड वाइड था ना, हेरोडोटस फादर्स था ना, लेकिन अगर पूछेगा भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है, तो ये हो जाएगा अपना कलहन जी। ठीक है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसको माना जाता है? जो हम लोग का भारत का वो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है राजतरंगी। और राजतरंगी कौन लिखा है? तो यही कलहन जी लिखे हैं, जो भारत का प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो ये जम्बू द्वीप होता है। बोलता है ना, जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त। ठीक है, भारत भारत को हिंदुस्तान कहा था, कौन कहा था? भारत का नाम जो है हिंदुस्तान नाम से संबोधित कौन किया था भारत को? तो ये ईरानियों ने किया था, ईरानियों लोग। और भारत को इंडिया कौन कहा था? इंडिया ये कहा था यूनानियों ने। लेकिन हमारा देश का नाम ओरिजिनल में भारत है, भारत दैट इज इंडिया। लेकिन इंडिया नाम कौन दिया था? यूनानी। और हिंदुस्तान कौन बोला था? तो ईरानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो एपीग्राफी में करते हैं। ठीक है, एपीग्राफी में अभिलेखों का जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एपीग्राफी बोलते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है? ये बोजक कोई अभिलेख है। ये कहाँ पे है? तो ये एशिया माइनर में है। बोजक कोई अभिलेख जो है विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है। अगला है आपका, बोजक कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? किसका है? तो इंद्र देवता का, वरुण देवता का, मित्र देवता का और नासत्य देवता का। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ? जो भारतवर्ष का उल्लेख है वो किस अभिलेख में हुआ था? सर ये हाथी गुफा अभिलेख में। आप लोग कमेंट करके बताइए, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, किस राज्य में? देखिए, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये कलिंग शासक राजा खारवेल से संबंधित है। नहीं, हाथी गुफा अभिलेख मध्य प्रदेश में नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर है हाथी गुफा अभिलेख। और किस राजा से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्टार लगा लीजिए। तो कलिंग शासक राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। अब हम देखते हैं आगे, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, क्या सीखा था? तो ये आग जलाना सीखा था आदि मानव सर्वप्रथम। और मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस, कौन सा धातु? अगर पूछेगा मानव सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग किया था, तो क्या हो जाएगा? तो तांबा धातु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो ये कुल्हाड़ी बनाया था मानव सबसे पहले। तभी तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था। सबसे पहले पालतू बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। मानव सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था? तो ये कुत्ता को बनाया था। ठीक है, जो हम लोग हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज कौन था? मानव जो उपयोग में लाया था सबसे पहला अनाज कौन था? धान था, गेहूं था? धान गेहूं नहीं था, तो जौ था। ठीक है, जौ। जौ होता है गेहूं की तरह ही होता है जौ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे।
तो अब हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, वह ऐतिहासिक कालखंड जिसके मानव के पास कोई लिखित, क्या कर रहा है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलता है कहाँ से, तो पुरातात्विक अवशेषों से मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल जो खुदाया होगा तो मिलेगा, मतलब पुरातात्विक पुराना पुराना अवशेषों से। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसको बोला जाता है, ये रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस माना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है, भारत में, भारत की बात पूछ रहा है, तो ये हथनौर, हथनौर में नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से के ऑप्शन में ये भी दे देता है जो कौन से घाटी से, तो नर्मदा घाटी से। तो नर्मदा घाटी में किस स्थान से, तो हथनौर से। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतीय पुरातात्विकों का जनक बोलेंगे तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाता है। सबको याद ही होगा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। उसके प्रथम महानिर्देशक कौन थे, ये जॉन मार्शल थे। तो ना कहते हैं जॉन मार्शल के निर्देश में ये खोज हो रहा था, वो खोज हो रहा था, इसीलिए। चलिए बताए भीमबेटका क्या है, तो ये एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब पुराना स्थल है। ठीक है, देखिए भीमबेटका की खोज कौन किया था, डॉक्टर विष्णु जी किए थे। कौन किए थे, भीमबेटका के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर किए थे। कब किए थे, 1957 से 58 में किया था। अगला है भीमबेटका क्या है, मतलब कहाँ पे स्थित है, तो ये रायसेन जिला के मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है, यही भीमबेटका हो जाता है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का सबसे प्राचीन मतलब प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो जाता है, तो भीमबेटका हो जाता है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो इसमें गुफा शैल चित्रों के लिए, मतलब गुफाओं में जो शैल चित्र बना होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका चित्रों में किसका चित्रण मिलता है, मतलब उसमें जो चित्र है उसमें किसका चित्रण मिलता है, तो इसमें पशु का मिलता है, और शिकार, पशु और शिकार का दृश्य दिखाया गया है। पशुओं का और जो शिकार करता रहता है उसका दृश्य दिखाया गया है। भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो लाल रंग को, जिसको गेरू भी बोलते हैं हम लोग। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, तो 2003 में किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। देखिए आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस जो मतलब मनुष्य होता है, ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ था, मनुष्य तो पहले से ही था, लेकिन होमो सेपियंस जो जिसमें ज्ञान आ गया, उस मानव का आविष्कार और आग आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो ये हुआ था पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पुरापाषाण काल के औजार औजार और उपकरण प्रायः किस पत्थर के बने होते, तो ये क्वार्टजाइट पत्थर का बना होता था। पुरापाषाण काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये था शिकार करना था, पूरा शिकार करके खाता था। अब आते मध्यपाषाण काल का अन्य नाम क्या होता है, तो इसको माइक्रो माइक्रोलिथिक युग बोलते हैं, क्योंकि मध्यपाषाण काल में ना तो औजार का जो साइज हो गया था ना, छोटा छोटा हो गया था। छोटा छोटा पहले देखिए मतलब बड़ा बड़ा औजार बनता था, बड़ा का डंडा ले लिया, उसमें बड़ा पत्थर लगा दिया उस टाइप से, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें धार लगना चालू हुआ, फिर उसको तीखा नुकीला किया, जिससे मतलब ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक युग बोला जाता है मध्यपाषाण काल को। मध्यपाषाण काल के प्रमुख औजार को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलिथिक, जिसको लघु पाषाण बोलते हैं। देखिए पशुओं का प्रारंभ किस में हुआ था, तो ये मध्यपाषाण काल में पशुओं का प्रारंभ। हाँ, पशुपालन मतलब पशुओं का पालन, जो हम लोग पशु का पालन करते थे, ऐसे तो पशु पालते नहीं थे। तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ होगा, तो मध्यपाषाण का। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो ये दमदमा से, दमदमा कहाँ, मतलब किस काल का स्थल है, तो ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, दमदमा, और यहीं से दमदमा, हाँ। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, दमदमा से। मध्यपाषाण काल में सामुदायिक कब्रिस्तान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो ये महदहा से मिला है। सामुदायिक, ये मतलब कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले कहाँ से, महदहा से मिले हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम जो जिसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं, उसका प्रारंभ किस काल में हुआ, तो जलाने वाला क्रिया, ये भी मध्यपाषाण काल में ही हुआ। ठीक है, अगला है
हड्डी निर्मित उपकरणों और मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध मध्यपाषाण स्थल कौन सा था? हड्डी निर्मित उपकरण, देखिए इस पे हाईलाइट करिए, और मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन सा था? ये था सराय नारायण राय था। कहाँ, ये कहाँ पे है? सराय नाहर राय, ये कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण कालीन और ताम्र पाषाण कालीन, ये इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नव पाषाण काल से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करा है। मनुष्यों ने अस्थाई निवास, देखिए मध्य पाषाण काल में क्या था, मनुष्य अस्थाई निवास नहीं करता था, लेकिन नव पाषाण काल में आके मनुष्य अपना घर बना के कहीं रहने लगा। पहले वो मध्य पाषाण काल में वो घूम घूम के अपना रहता था, ये नहीं जो एक जगह कहीं अस्थाई रहता था। घूमा, शिकार किया, खाया, फिर आगे जाकर घूमा, फिर शिकार किया, खाया उधर, तो शिकार के चक्कर में घूमता रहता था क्योंकि खेती बाड़ी करता नहीं था। अब देखिए नवपाषाण काल, मनुष्य ने अस्थाई निवास शुरू किया किस काल में? तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक शब्द का मतलब नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन किया था? तो सर जॉन लुबाका ने किया था। कब किया था? तो 1863 में किया था। कृषि का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो देखिए नवपाषाण काल में हुआ था कृषि। तो कृषि क्या, तो कृषि को जो वही जो कोई भी चावल फसल होता है तो उसको उपजने में टाइम लगता है, इसीलिए आदमी सब अस्थाई होने लगा धीरे धीरे, जहाँ पे खेती करेगा वही रुकता था। अब देखिए पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? तो गोल गोल पहिया, तो ये भी बहुत क्रांतिकारी आविष्कार था, ये भी आपको नवपाषाण काल में हो जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कृषि और पहिया। देखिए चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कोल्डी हावा से प्राप्त हुआ। कोल्डी हावा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है कोल्डी हावा। यही चावल का सबसे मतलब नवपाषाण काल में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब हम लोग देखिए राख का टीला किस नवपाषाण कालीन का पुरा स्थल है? तो ये संगम कल्लू में मिला है। राख का टीला कहाँ से मिला है? तो संगम कल्लू। और संगम कल्लू किस राज्य में है? ये कर्नाटक में। अगला है मानव के साक्ष्य कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य किस नवपाषाण काल स्थल में मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? मानव के साथ कुत्ता दफनाने वाला, तो ये बुर्जहोम में मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। अब बताइए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं जो हम पीछे पढ़े थे? बताइए आप लोग कमेंट करके। अगला है दमदमा से, हाँ। गर्त गर्त निवास, जिसको हम गड्ढे वाला घर बोलते हैं, उसके साक्ष्य किस स्थान से मिले? ये भी बुर्ज होम से मिले क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किस नवपाषाण स्थल से हड्डी के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? तो ये चिरांद से मिले हैं। चिरांद, देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चिरांद और चेचर, देखिए पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा, चिरांद और चेचर किस काल का मतलब अति है, स्थल है? तो ये सब नवपाषाण काल का स्थल है, ठीक है। और ये चिरांद कहाँ है? तो चिरांद चेचर कहाँ है? तो बिहार में। चिरांद कमेंट करके बताइए चिरांद बिहार के जिले में है, ठीक है। और यहीं से हड्डी के प्रचुर मात्रा में औजार मिले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए चिरांद और चेचर कहाँ कहाँ है, किस जिले में। अगला है राख के ढेर का साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिला है? राख के ढेर का साक्ष्य बताइए। तो ये मिला है पिकरली हल से मिला है। ये कहाँ पे पिकरली हल? तो कर्नाटक में है। अगला है कृषि और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषि और कपास के लिए मेहरगढ़ से मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। अगला है चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको ताम्रपाषाण कालीन युग बोलते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण युग बोलते हैं चालकोलिथ युग को। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दबाते थे? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगला है ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ा बस्ती स्थल कौन सा था? तो ये इमाम गांव था, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हम लोग का ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है कब से कब तक? तो 2500 से 1750 तक है, ठीक है। सिंधु घाटी के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था कौन? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 में दिया था, ठीक है। सिंधु घाटी का नामकरण कौन किया था? तो जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल पुरातत्व के अथी किए थे ना, स्थापना। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? तो ये आर्ध ऐतिहासिक है। क्या है? आर्ध ऐतिहासिक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछता है, इम्पोर्टेंट है, किस सभ्यता है।
सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए। ये भी पूछता है क्योंकि वहाँ पर सिंधु घाटी में उसका नगर नियोजन बहुत अच्छा है। नगर नियोजन मतलब नाला व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो ये भाव चित्रात्मक है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो वो कृषि पे निर्भर थे। ठीक है। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या क्या था, तो जौ और गेहूं ये इनका मुख्य फसल था। अगला है कपास की खेती प्रारंभ किया था कौन, तो कपास की खेती सबसे पहले कौन प्रारंभ किया, तो यही सिंधु वासियों ने किया था पूरा विश्व में। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन है, देखिए इसमें चारों साइड है। देखिए पूर्वी में कौन हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। ठीक है। पूरब जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है वहाँ से फैला है। ये कहाँ पश्चिमी में कहाँ हो जाएगा, सुतका गंडोर है वहाँ तक जो बलूचिस्तान तक है। ठीक है। और पूरा उत्तर दक्षिण भी है। उत्तर दक्षिण देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर और दक्षिण पूरा स्थल देखिए नीचे दिया है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, मांडा हो जाएगा। मांडा ऊपर में क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अखनूर के मांडा जो है अखनूर जिला के जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जो ऊपर है ऊपर में उत्तर होता है ना, नीचे हो गया दक्षिण, तो दक्षिण में दायमाबाद हो गया। दायमाबाद कहाँ तो है, तो अहमदानगर महाराष्ट्र में। अकॉर्डिंग टू आप क्या बोलते हैं, ये जिला के नाम से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आलमगीरपुर स्थित है कहाँ पे है, तो ये किस नदी पे है आलमगीरपुर, तो ये हिंडन नदी पे स्थित है आलमगीरपुर। अब मांडा स्थित है किस नदी पे, मांडा तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी कि नगरीय थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, इसका आकार जो था त्रिभुजाकार था। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लोथल है, लोथल पंडित बंदरगाह। और लोथल कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे, तो ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हाँ। सिंधुवासी जो था पूजा करते थे किसके, तो ये पशुपति नाथ की पूजा करते थे सिंधुवासी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते देखिए। हड़प्पा की खोज कौन किया था, तो दयाराम साहनी किया था। ये पूछता है एग्जाम कब किया था, तो 1921 में किया था। हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिला में रावी नदी के तट पे है। क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे मतलब तट पे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता की कैसी, तो कांस्य युग ब्रॉन्ज एज मतलब ब्रॉन्ज वाला थी। हड़प्पाई समाज कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक, तो ये मातृ सत्तात्मक थी मतलब लेडीज विशेष थी। स्वास्तिक चिन्ह देना है, देन है किसका, जो स्वास्तिक प्राप्त हुआ तो कहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ, तो वो किसकी देन है, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है स्वास्तिक। देखिए एक ये पूछता है 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से ही मिला है 837 कब्रिस्तान। और है एक शवों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो शवों को दफनाने का साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिला है। दफनाना मतलब मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल दो। हड़प्पा के लोग अब अनभिज्ञ थे किससे, मतलब हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे किससे, तो लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा की मुहरें किसकी बनी होती थी, तो ये सेलखड़ी की बनी होती, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। तो हड़प्पा की मुद्रा किसकी बनी होती है, तो सेलखड़ी से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग कैसा होता था, तो लाल होता था। ऊपर से लाल नीचे से काले होता था, ये चीज़ याद रखिए। हड़प्पा निवासियों की रुचि थी किस में, तो ये शतरंज खेलते थे, इसलिए इसके उन लोग का दिमाग तेज होता था। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है, जो भारत में स्थित है, तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी किस जिले में है, तो ये हरियाणा में है और घग्गर नदी के तट पे है राखी गढ़ी। किस नदी के तट पे है बताइए, घग्गर नदी के तट पे और हरियाणा में है। और धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में, और किस जिले में है गुजरात के, तो कच्छ जिले में है। देखिए भारत में स्थित दूसरा सबसे हड़प्पा स्थल, दूसरा पूछेगा तो ये धौलावीरा। पहला हो जाएगा राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, दूसरा धौलावीरा जो राखी गढ़ी के बाद आता है। ठीक है। सिंधु घाटी की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का अवशेष कहाँ से मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ये धौलावीरा से हो जाएगा। अब देखिए धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये 2021 में किया गया था। ठीक है। मिस्र के राजाओं का को क्या कहा जाता था, जो मिस्र का राजा होता था उसको क्या कहते थे हम लोग, तो फराओ कहते थे। क्या कहते थे, फराओ कहते थे। और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिला बताइए, लड़की लोग कमेंट करके बताइए कहाँ से मिला था, चुहंदरों से मिला था।
ठीक है। दुर्ग, दुर्ग जिसको गढ़ बोलते हैं, दुर्ग रहित एकमात्र नगर कौन था जहाँ पे दुर्ग भी था। बाकी जितने भी हड़प्पा स्थल था वहाँ पे दुर्ग नहीं था, लेकिन यहाँ पे दुर्ग भी था। तो वो कौन सा स्थल हो जाएगा? चूहन दुर्ग। मतलब कहा जाता है कि ये राजा का घर होता है वो घर। ठीक है, इसलिए दुर्ग था। नहीं, दुर्ग था। दुर्ग रहे, दुर्ग। देखिए, अब हम पढ़ते हैं चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मतलब हड़प्पा सप्ताह में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल के रंग एवं रंगपुर से मिले हैं चावल के साक्ष्य। जुते हुए खेत का कहाँ से साक्ष्य मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो ये कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेतों का। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होता है? ये दो जगह से हुआ है, एक लोथल से, एक कालीबंगा। ये दोनों जगह से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रहा है अभी, इसलिए। और हल, हल का टेरा कोटा मिला है कहाँ से? तो ये भी पूछता है एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा? ये बनावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनावली। और घोड़े की हड्डी का अवशेष कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। ये भी पूछता है घोड़ा वाला। ठीक है। देखिए, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का शक कहाँ से मिला है? हड़प्पा सप्ताह में तो रोपर से मिला है, जो कहाँ पे है? तो पंजाब में है, और पंजाब के सतलुज नदी के किनारे है रोपर। मिट्टी के हल्का प्रतिरूप मिला है कहाँ से? तो ये भी पूछता है कहाँ से? ये भी बनावली से मिला है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी होती है? देखिए, तो सबसे बड़ी इमारत, देखिए बहुत सारे आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है, अन्नागर और अस्तानागर। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो अन्नागर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? तो ये किया था राखाल दास बनर्जी। कब किया था? तो 1922 में किया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? दयानंद साहनी। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मृतकों का टीला होता है। अब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये सर जॉन मार्शल थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पे है? तो पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, और सिंधु नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के तट पे था? तो रावी नदी के तट पे। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो ये, अगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बोलेगा तो बृहद स्नानागार होगा। लेकिन यही पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, इमारत हो जाएगा तो विशाल अन्नागार हो जाएगा, जिसमें अन्न रखा जाता था, भंडारण करके वो। नेक्स्ट है आपका। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, शवों को जलाने के दाह संस्कार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले। और जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण क्या था? मेन कारण माना जाता है बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन माना जाता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? मोहनजोदड़ो को तो ये 1980 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। देखिए, मोसोपोटामिया, मोसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका इराक है, उसका अर्थ क्या होता है? तो ये दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग बोलते थे मोसोपोटामिया। ठीक है। देखिए, मोसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? हाँ, मेसोपोटामिया। तो ये देखिए, डजला और फरात नदी के बीच हुआ था। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि, वहीं पे इसका विकास हुआ था। मोसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियाई सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता सुमेराई सभ्यता थी। ठीक है। मेसोपोटामिया लोगों का मुख्य धार्मिक केंद्र क्या होता था? धार्मिक केंद्र और मंदिर क्या होता था? जिगुरात होता था, जिगुरात होता था। ये क्वेश्चन नहीं सुने थे हम, स्टार लगा लीजिए। मेसोपोटामिया के क्या कहा जाता है? तो ये मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा, मेलुहा। भाई दिक्कत, पढ़ने में मज़ा आ रहा है? बताइए कमेंट करके। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल देखेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक होता है, वैदिक सभ्यताओं का काल होता है। देखिए, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो ऋग वैदिक काल का काल कब से कब तक होता है? 1500 से 1000 ईस्वी तक होता है। उत्तर वैदिक काल का उत्तर वैदिक
मतलब उत्तर ऋग वैदिक काल का कब से कब तक होता है, तो 1000 से 600। ये इसको डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि 1000 ईस्वी है ना, 1000 ईस्वी में ना लोहे की खोज हुआ था, ठीक है। इसीलिए उससे पहले वाला ऋग वैदिक काल हो गया, उसके बाद वाला उत्तर ऋग वैदिक काल हो गया, क्योंकि लोहा की खोज होने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया का। देखिए अब पढ़ते हैं आगे। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था किस पे, ये व्यवसायियों पे आधारित था वर्ण व्यवस्था। और ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है, ये अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता है, अमाजू, जो कभी भी शादी नहीं करते थे, ठीक है। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे, आर्य। आर्य की जानकारी मिलती है कहाँ से, तो ऋग्वेद से मिलती है आर्य की जानकारी। आर्य आर्य मतलब आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन, आज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य भारत आए थे, कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे, ठीक है। आर्य पहले कहाँ बसे थे, तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य का मूल निवास स्थल कहाँ था, तो ये मतलब स्थल, तो ये मध्य एशिया में था। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये पशुपालन पर निर्भर थे और कृषि पर निर्भर थे, दोनों पे। आर्यों की भाषा क्या थी, तो ये लोग संस्कृत बोलते थे। आर्यों का मुख्य मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था, ठीक है, सोमरस पूछता है ये एग्जाम में। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो यही लोहा खोजा था 1000 ईस्वी में। आर्यों की सबसे प्रिय देवता कौन होते थे, तो इंद्र। देखिए हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का न पूजा होता था, लेकिन वैदिक काल में इंद्र देवता का पूजा होता था। इसमें भी शायद चेंज हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में कोई और देवता हो जाता है, शायद पशुपति ही आ जाते हैं। आर्यों का प्रिय पशु कौन होता था, तो ये घोड़े को प्रिय मानते थे। आर्य का समाज कैसा था, तो ये पितृसत्तात्मक था, पितृ प्रधान था। और हड़प्पा सत्ता क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। अब देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभक्त था, किसमें, तो पहले कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, देखिए यहाँ पे कुल दिया है ना, पहले कुल हो जाएगा, कुल जो परिवार होता था, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तो राष्ट्र हो जाएगा। समाज का सबसे बड़ी इकाई जन, जन दिया है इसमें, जन, जन या राष्ट्र उसी को बोलते हैं, इसको हम लोग कबीला बोलते हैं, वो सबसे बड़ी इकाई होती थी। कुल जो होती थी सबसे छोटी इकाई। अब है अगला, व्यापार आधारित था किस पे, जो वैदिक काल का व्यापार आधारित था किस पे, तो वस्तु विनिमय, मतलब पैसा कौड़ी वाला नहीं। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, उसी को वस्तु विनिमय करते हैं। जैसे हम आपको एक वस्तु दिए तो आप बदले में दूसरा वस्तु दिए। अब देखिए ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। और वैदिक काल का प्रमुख पशु कौन था, वैदिक काल का, ये गाय होता था प्रमुख पशु। अब देखिए देखिए वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य न मारे जाने योग्य माना जाता है, यही गाय, गाय को ही, ठीक है। हाँ, वैदिक काल में किस नदी को पौरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता है, तो ये रावी नदी, पौरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता है। वेद और वेदांग पढ़ेंगे। देखिए वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेद कितने हैं, 4 है, वेदांग कितने हैं, तो 6 गो है, ठीक है। 4 वेद कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। देखिए चारों वेद को क्या हम लोग कहते हैं, तो संहिता कहते हैं, संहिता। सबसे प्राचीन वेद, इसमें सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है, सबको पता होगा। देखिए और ऋग्वेद में कितने मंडल है, मंडल कितने हैं, 10 गो मंडल है। और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो 1024 है। अब बालखिल्य कितने हैं, तो 11 है, ठीक है। हाँ 1028 है। ऋग्वेद में सूत सूत की संख्या कितनी है, तो 1028। देखिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10,462 है। और ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, चलिए आगे आएगा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है, तो दूसरे से 7वां मंडल, जो सबसे सर्वाधिक प्राचीन मंडल क्या हो जाएगा, दूसरे से 7वां मंडल हो जाएगा, जिसको हम लोग वंश मंडल भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरे से 7वां मंडल। देखिए नवीन मंडल माना जाता है किसको, तो पहला और 10वां। लेकिन सबसे नया वाला मंडल कौन है, पहला 10वां, और जो दूसरे से 7वां तक है वो सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ये हम लोग संस्कृत, आर्य भी संस्कृत बोलता था, तो ऋग्वेद की भाषा भी संस्कृत है, इसी टाइप से। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो कृष्ण द्वैपन देव वेदव्यास थे, ठीक है, वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते, देखिए आ गया, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते थे,
तो हम तो होत्री बोलते थे। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है? जो ऋग्वेद है उसमें कितनी नदियों का वर्णन है? तो 25 नदियों का वर्णन है इसमें। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सबसे ज़्यादा बार किस नदी के बारे में बताया गया ऋग्वेद में? ये सिंधु नदी के बारे में बताया गया, ठीक है। और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? अगर सबसे ज़्यादा बार पूछेगा तो सिंधु नदी, लेकिन वही पूछेगा सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो गंगा का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 1 बार हुआ है, ठीक है। और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। अगले देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो ये इंद्र है, जिसको हम लोग ऋग्वेद में पुरंदर भी बोला जाता है, ठीक है। इंद्र को ही पुरंदर बोला जाता था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र जी थे, ठीक है। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको, मतलब किसके बारे में बताया गया गायत्री मंत्र में? तो ये सूर्य देवता की सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को, ठीक है। अगला है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता तो ये है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। दशराज युद्ध, दशराज युद्ध होता है जो 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलते हैं। 7वें मंडल में क्या मिलते हैं? 10 राजाओं का युद्ध, मतलब जिसको हम लोग दशराज युद्ध भी बोलते हैं। अगला है, दशराज युद्ध लड़ा गया था कहाँ? तो परुशनी, जिसको रावी बोलते हैं, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास ने विजय प्राप्त किया था। 10 जनों को हरा दिया था सुदास, उसी को 10 राजाओं का युद्ध बोलते हैं। देखिए, 7वां मंडल में किस वंश से संबंधित है? 7वां मंडल तो ये वशिष्ठ वंश से संबंधित है 7वां मंडल। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो हम लोग खील कहते हैं, खील कहते हैं। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहेंगे? खील कहेंगे। अब देखिए, सोम देवताओं को समर्पित मंडल कौन सा है? सोम देवताओं को, तो ये 9वां मंडल सोम देवताओं को समर्पित है। अगला है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। समाज के 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, मतलब अति का वर्णन, वर्ण विशेष का वर्णन। और उसमें 10वें मंडल में किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में तो 1/6 भाग था। कितना था? 1/6 भाग था। गद और पद वाले वेद कौन है? जो मतलब गध में भी हो और पद में भी हो, तो ये कौन से वेद थे? तो यजुर्वेद जो था गद और पद दोनों में थे। यज्ञ संबंधी विधि विज्ञान किसमें मिलता है? तो यही यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान मिलता है। अगला है, धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान के संबंधित वेद कौन से थे? ये भी यजुर्वेद ही थे, ठीक है। अब देखिए, तंत्र मंत्र का संग्रहित वेद कौन सा? तंत्र मंत्र किस में मिलता था? ये अथर्ववेद में मिलता था। अथर्ववेद एक, हाँ, अथर्ववेद एक संग्रह है किसका? तो 20 खंडों का है। अथर्ववेद किसका संग्रह है? 20 खंडों का। हम लोग देखेंगे आगे। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा बताया गया है किसको? तो राजा परीक्षित को बताया गया कुरुओं का राजा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है किसको? तो सभा और समिति को कहा गया अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? भारतीय संगीत का ये सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1810 सूक्तें हैं सामवेद में। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो सामवेद के मंत्रों को जो उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं उद्गाता बोलेंगे, और जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करे उसको अधुर्वीय बोलेंगे, अधुर्वीय, अधर्वायु, धर्वायु, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो ये सामवेद से संबंधित है। पंचवेद, तो पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। अब लोग देखते हैं, देखिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है।
राजाभिषेक समारोह का विवरण किया गया है कहाँ पे है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ये था ऋग वैदिक काल। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलता है कहाँ से, तो सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से मिलता है। गोत्र गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, जो 1000 के बाद वाला आता है उसमें गोत्र शब्द का उपयोग। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख देवता क्या थी, देखिए ऋग वैदिक काल में कौन थे, तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आ गया तो प्रजापति हो गए देवता। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त हो गए, तो किसके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। देखिए वर्ण व्यवस्था पहले भी था, लेकिन वो व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था होता है। तो मान लीजिए कोई अगर व्यवसाय के हिसाब से वर्ण व्यवस्था था, लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ये उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ये वाला व्यवस्था नहीं था, जो मतलब वो व्यवसाय के आधार पर होता था। जो ये जो लड़ाई करेगा वो क्षत्रिय का, चाहे वो कोई भी हो, वो, वो होता था ऋग वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो फिर सब अथी हो गया, चेंज हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है किस पे, तो जन्म जन्म पे आधारित है। पुराणों जिसकी पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। उसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी थे। ठीक है, पुराणों की संकलनकर्ता कौन थे, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा थे। लोमहर्ष और उग्रश्रवा थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो पुराणों में पूछेगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा प्राचीन पुराण। अब मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है हम लोगों को, ये विष्णु पुराण से मिलता है। मतलब किस पुराणों से मिलता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी, विष्णु पुराणों से मिलता है। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराणों से मिलती है, ये मत्स्य पुराण से मिलती है सातवाहन वंशों की जानकारी। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वायु पुराण से मिलती है। फिर से दोहरा देते हैं, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मत्स्य पुराण से मिलती है। और गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वायु पुराण से मिलती है। कृषि संबंधी विवरण कहाँ से मिलती है, तो ये अग्नि पुराण से मिलती है कृषि संबंधी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। उपनिषद विषय वस्तु है किसका, तो ये दर्शन का है। उपनिषद विषय वस्तु किसका है, ये दर्शन का है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा दर्शन होता है, तो शाक्य दर्शन जो होता है सबसे प्राचीन दर्शन है। न्याय या शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यही शाक्य दर्शन को ही न्याय दर्शन बोलते हैं। ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये गौतम, नहीं देखिए न्याय और शाक्य दोनों अलग अलग है। देखिए तो एक बार फिर से यहाँ से पढ़ देते हैं। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन हो जाता है, शाक्य दर्शन हो जाता है। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं, तो गौतम हो जाते हैं। और शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं, ये कपिल हो जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, तो पतंजलि योग करते हैं, देखते हैं। अब मीमांस दर्शन के कौन हो गए, तो जैमिनी। ये दोनों भी है, पूछता है एग्जाम में। न्याय के गौतम, शाक्य के कपिल, योग के पतंजलि और मीमांस के जैमिनी हो जाएगा। देखिए ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे, तो ये कर्म कांडों से संबंधित है। किससे, कर्म कांडों से। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, जिसमें प्रमाणविका कितना है, तो 13 है। ठीक है, सत्यमेव जयंती लिया गया किससे, तो मुंडो को उपनिषद से लिया गया, मुंडो उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयंती। हाँ, तो ये पूछता है भाई, इसको भी स्टार लगा दीजिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम किससे लिया गया है, तो बृहदनायक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत का प्रथम कानून की पुरस्कार किसको माना जाता है, तो ये मनु स्मृति को भारत का प्रथम कानून की पुस्तक माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी ग्रंथ है, ये मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है स्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति मानक ग्रंथ है, किस किस काल का है, जो ये किस काल का है, तो ये शुंग काल का है मनुस्मृति। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि जिसको मनुस्मृति बोलते हैं उसके लेखक कौन है, तो मनु ही है, मनु का मनु ही है। ठीक है, भारत का प्रथम महाकाव्य महाकाव्य कौन सा है, प्रथम महाकाव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रामायण है अपना। ठीक है, अगला है रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि, सबको पता होगा। आगे, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था, देखिए भारत का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो रामायण होगा, लेकिन सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत हो जाएगा। ठीक है,
देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। रामायण के कौन थे बताइए, वाल्मीकि जी, और महाभारत के वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो इसी का अन्य नाम जय संहिता भी होता है। महाभारत को ही हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद का जिसका नाम है रजनामा है, उसका नाम मतलब कौन किया था फारसी अनुवाद, बदायूनी ने किया था। कब, 16वीं सदी में किया था। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था कौन, बदायूनी ने किया था। कौन, 16वीं सदी में। अगला है रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था, तो रामायण और महाभारत देखिए दोनों का फारसी अनुवाद यही बदायूनी ने किया था। ठीक है, तो दोनों याद रहेगा, इजी है। अब उत्तर रामचरित मानस के रचयिता कौन है, उत्तर रामचरित मानस के रचयिता तो भावभूति है। कौन है, भावभूति है उत्तर रामचरित मानस के रचयिता। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था। कौन किया था, चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था। सर्वप्रथम भगवती गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था। अगला है चार वेदों में सम्मिलित नहीं है, मतलब चार वेदों का सम्मिलित रूप क्या होता है, मतलब चारों वेद का सम्मिलित तो संगीता बोलते हैं। अच्छा एगो चीज तो त्रिवेदी किसको बोलता है, त्रिवेदी था ना वो, उसको क्या बोलते हैं, तीनों वेद का, यजुर्वेद और सामवेद। हाँ, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तीनों होता था, उसको त्रिवेदी बोलते हैं। वो भी पूछता है एग्जाम में। ये हम लोग का खत्म हो गया। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बुद्ध जन्मे थे, कहाँ पे जन्मे थे, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या होता था, कमल और साठ होता है। ठीक है, अब देखिए बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कब, 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला है कुशीनगर कहाँ है, तो मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर था। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुदोधन था, जो किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। ठीक है, इसका कुल भी पूछ देता है। बुद्ध की माता क्या थी, तो महामाया देवी थी। ये किस कुल की थी, तो कोलिय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, तथागत था। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। और बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी कौन था, तो घोड़ा का नाम था, बुद्ध के घोड़ा का नाम कंठक और सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये इसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो प्रतीक थी घोड़ा था। बुद्ध के प्रथम प्रवचक प्रवचन कहाँ, मतलब क्या कहला है, जो बुद्ध भगवान प्रथम अपना प्रवचन दिए थे उसको वो क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद करिए। बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ पे, तो ये बोध गया में हुआ था। कहाँ पे, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे, तो ये सारनाथ में दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बुद्ध ने उपदेश दिया था कहाँ, किस भाषा में, तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती में। ठीक है, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, ये कुशीनगर में दिए थे। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन क्या कहलाता है, सूत पीटक में। मतलब बुद्ध के जो उपदेश है उसका वर्णन, मतलब वर्णन कहाँ है, तो सूत पीटक में है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का संकलन क्या है, देखिए विनय पिटक है, सूत पिटक है। तो सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का वर्णन, और विनय पिटक में क्या है, तो जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उसके लिए नियम बनाए गए थे, उसका संकलन था, क्या रूल रेगुलेशन था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था किसको, तो सुभद्र को दिया था, सुभद्र को। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन होता है, तो त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है, तो बुद्धों के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हो जाते हैं, तो बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी ना। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे, तो अश्वु घोष थे। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वु घोष थे। पाली कौनन मूल ग्रंथ किसके हैं, तो बौद्ध धर्म का है पाली कौनन ग्रंथ। क्या करा, पाली कैनन मूल ग्रंथ है किसका, तो ये है आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, अगला है गंधार कला संबंधित है किससे, तो गंधार कला संबंधित है आपको, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है।
नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण होता है? तो ये जातक का होता है, जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है उसी का चित्रण किया गया है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें है? तो यही जातक में है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल या प्रार्थना कक्ष को किस रूप में जाना जाता है? तो पूजा स्थल जो है उसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म में चैत्य मंडप, ठीक है। और प्रार्थना स्थल को हम लोग गृह बोलते हैं, ठीक है। अगला है, एशिया का ज्योति पुंज किसको बोलते थे? ये बुद्ध, महात्मा बुद्ध को बोलते हैं। चंद्र प्रघोत समकालीन थे किसके? तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे चंद्र प्रघोत। अगला, चंद्र प्रघोत राजा थे किसके? अवंती गणराज के राजा थे चंद्र प्रघोत। एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है? ये बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था किस काल में? थी कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। बुद्ध, गौतम बुद्ध को देवता या भगवान का स्थान प्राप्त हुआ था किसमें? तो कनिष्क के समय में उनको देवता या भगवान का स्थान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे किसके? तो बिंबिसार, प्रेसेंदित और उदयन, ये सब बुद्ध के अनुयायी शासक थे, ठीक है। ये सब मतलब उससे जुड़े हुए थे। अगला, बौद्ध संहिता देखेंगे। प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ तो क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। पूरा स्टाइल लगा लीजिए। तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्रथम बौद्ध संहिता? अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता कितना हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। किसके काल में? तो कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन, जो कश्मीर में है वहाँ पे हुआ था। बौद्ध संहिता का आयोजन स्थल का क्रम क्या है? सबसे पहले राजगीर में हुआ था, फिर दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर में हुआ था। अगला है, प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन है? तो इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है। तो महाकश्यप है प्रथम बौद्ध संहिता के। दूसरे बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? सर्व सभाकामी थे, सभाकामी। और तीसरे के मोगलीपुत्र तीस्त थे। चतुर्थ के वसुमित्र थे, ठीक है। पहला बौद्ध संहिता का विभाजन, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किस मतलब बौद्ध संहिता में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संहिता में हुआ था। द्वितीय, दोबारा उसको फिर से विभाजन हुआ था किसमें? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटे थे किसमें? महायान और हीनयान में। मतलब किस बौद्ध संगीति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया, महायान और हीनयान में। और जो द्वितीय बौद्ध संहिता में दो भाग में बटा था, वो अस्त्रावेद और महावेद करके जो होता है उसमें वो बटा हुआ था। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था कौन? तो महायान जो है मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर दिया था कौन? तो ये हीनयान दिया था। कौन दिया था? हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन था? तो कथा वस्तु था। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कथा वस्तु था। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध स्तूप की संरचना, ठीक है। देखिए, स्फूत क्या है? एक अर्धगोलाकार संरचना है जहाँ बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्फूत। एक अर्धगोलाकार संरचना है जहाँ बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है। स्फूतों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पर्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा बोलते हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा पर्त पर एक लकड़ी का बार से घिरा होता है जिसको क्या कहते हैं? उसको वेदिका कहते हैं। और शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्फूतों को किस रूप में जाना जाता है? तो शरीरिका बोला जाता है उसको। स्फूत के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाता था? हर्मिका बोला जाता है उसको। हर्मिका के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना होता है जो क्या कहलाता है? यष्टि कहलाता है, ठीक है। वृत्ताकार गुंबद को घेरने वाला गोलाकार छत्र या रेलिंग को क्या कहते हैं? उसको मेगी कहते हैं। अर्धवृत्ताकार गुंबद होता है उसको घेरने वाला गोलाकार छत या रेलिंग को क्या कहते हैं? मेदी कहते हैं। देखिए, स्फूत के जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग त्वरंग कहते हैं, ठीक है। विश्व शांति स्फूत कौन सा है? तो राजगीर में है जो बिहार में है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म पढ़ेंगे। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो संस्थापक ऋषभ देव थे और प्रथम वही होंगे ना, तो वो भी ऋषभ देव ही थे। इनका ऋषभ देव का अन्य नाम क्या हो गया? तो आदिनाथ विजय, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये प्रथम मतलब संस्थापक ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक आएगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर थे
अरिष्ट ने भी थे। ये सब पूछ देता है, इंपॉर्टेंट कुछ तीर्थंकर है जो पूछ देता है, सब नहीं पूछता है। टोटल 22 मतलब टोटल 24 में है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हो गया, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गया। ठीक है, पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प था, और ठीक है, महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। ठीक है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये इसको पूछता है, तो कहाँ हुआ था? समेध पर्वत पे हुआ था। ठीक है, समेध पर्वत पे। पार्श्वनाथ की चार मतलब शिक्षाएं क्या थी? पार्श्वनाथ चार शिक्षा देते थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह दिए थे। ठीक है, पांचवा महाभारत, देखिए ये चार दिए था, इसमें पांचवा जोड़ा था कौन? ब्रह्माचार। ये कौन जोड़ा था इसी में? तो ये महावीर स्वामी। तो फिर क्या हो जाएगा? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार। ठीक है, ये पांच महाव्रत जो दिए थे महावीरों ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जिनकी पत्नी यशोदा थी, ठीक है, उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो कुंडल ग्राम में। ठीक है, कहाँ पे? वैशाली में। कब? 1899 ईस्वी में। महावीर की मृत्यु, मृत्यु या निर्माण, मृत्यु को निर्माण भी बोलते हैं, तो वो कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर के बिहार में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1400 मतलब 468 में। कहाँ पे? मल्ल राजा पृष्ठापाल के राजप्रसाद में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये क्षत्रिय में हुए थे। महावीर के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे वो। और वो किस कुल के थे? तो जात्रिक कुल के थे। सिद्धार्थ किस कुल के थे? जात्रिक कुल के। महावीर के माता कौन थे? तो त्रिशला थी। कौन थी माता? त्रिशला। त्रिशला। और वो किस गणराज की थी? तो लिच्छवी गणराज की थी। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा थी, या अनुजा का ही दूसरा नाम है प्रियदर्शी। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? तो जिम्भिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। पूछ देता किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। तो किस नदी के तट पे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। तो ऐसे पूछेगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है क्या? कैवल्य। जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बोलता है कैवल्य की प्राप्ति हो गया। जैन धर्म का प्रमुख परम लक्ष्य क्या होता है? तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख क्या है? तो किसमें है? तो कल्प सूत्र में जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था किसको? तो राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था महावीर स्वामी प्रथम उपदेश? राजगीर में। प्रथम शिष्य या अनुयायी थे कौन? जमाली थे। मतलब महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे या अनुयायी? तो उस जमाली थे, जो उनके दामाद थे, प्रियदर्शी के हस्बैंड। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ, निग्रंथ कहा जाता था महावीर के अनुयायियों को। महावीर के शिष्य कहलाते थे क्या? गंधर या गांधर्व। ठीक है, महावीर ने अपना शिष्यों को विभाजित किया था किसमें? तो 11 गंधर्वों में। ठीक है, महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। कब दिया था? महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। पूछता है तो कौन है? मगध नरेश बिंबिसार, बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हो जाते थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक जब त्रिरत्न, त्रिपिटक, त्रिपिटक पूछेगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न पूछेगा तो जैन धर्म से। ज़्यादातर यही आंसर होता है। ठीक है, जबकि त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन पूछता है त्रिरत्न का संबंध किससे? तो जैन धर्म मानते हैं हम लोग। जैन धर्म में दो संप्रदाय का, कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर है। ठीक है, जैन धर्म दो संप्रदाय को विभाजित हुए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी है क्या? तो किसमें है? तो कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किया था कौन? तो ये भद्रबाहु किया था। कौन किया था? भद्रबाहु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्य। पूर्वकालीन जैन ग्रंथ क्या कहलाता था? 14 पूर्व कहलाता है। प्रथम जैन सभा कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन संहिता के? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुए थे पाटलिपुत्र में। जैन सभ्यता मतलब जैन सभा दो ही को हुआ था, तो दूसरा कहाँ हुआ था? ये वल्लभी में हुआ था। याद रखिए, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। और इसमें कौन थे? तो देवर्षि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में जैन धर्म का बड़ा संस्थापक कौन था? तो खारवेल था। ठीक है, खारवेल। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी प्रथम जैन भिक्षुणी। जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आचार रंग सूत्र में मिलता है। आचार रंग सूत्र में मिलता है। जैन भिक्षु के
आचार नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आचार रंग सूत्रों में मिलता है। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण किया किससे? तो शाक्य दर्शन से। किससे? शाक्य दर्शन से किया। जैन धर्म में सल्लेखना या संथारा प्रथा क्या होता है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना। जो उपवास करके प्राण त्याग देता है उसको सल्लेखना विधि बोलते हैं। संलेखना विधि द्वारा किस मौर्य शासक ने अपना शरीर त्यागा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्याग किए थे सल्लेखना विधि के कारण ही, मतलब द्वारा ही। गोमतेश्वर बाहुबली थे कौन थे? तो ऋषभ देव के पुत्र थे। गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे? तो ये ऋषभ देव के पुत्र थे। सरमन बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति को बनाया गया था। कौन बनाया था? तो चामुंडराय बनाया था। कब? 1903, मतलब 983 में। ठीक है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जैन दर्शन में जिन का अर्थ क्या होता था? ये विजेता होता है। जिन का अर्थ विजेता होता है। अनुव्रत शब्द संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत शब्द। अब पढ़ेंगे वैष्णव, इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म पढ़ेंगे। देखिए, आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, तो माखली पुष्प गोसाल हो जाएगा। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण जी थे। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के लेखक मतलब लिखी गई थी किसमें? संस्कृत में लिखा गया था श्रीमद् भागवत गीता। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? इंपॉर्टेंट हो जाता, तो ब्लिंकिंग्स ने किया था। ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? मतलब अभिलेख साक्ष्य कौन सा है भागवत धर्म से संबंधित? तो हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? तो अलवर संतों ने किया था। ये भी पूछता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था कितवीं सदी में? तो 9वीं सदी में हुआ था। ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला थे। ठीक है। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना थी। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? 610 ईसा में हीरा नामक गुफा में। कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में। अगला है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में किया था। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मदीना में हुई थी। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे उसको क्या कहते थे? तो खलीफा कहते थे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? तो कुरान था। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन थे? बाइबिल थे। बाइबिल है। मतलब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। कब? तो 4 ईस्वी में। ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाया गया था कब? तो 33 ईस्वी में। कहाँ पे? रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर जरथुष्ट थे। कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट थे। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन था? जो जिंदा अवेस्ता है। जिंदा अवेस्ता ये पूछता है। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तोरा है। तोरा। अब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महाजनपदों का उदय हुआ था कब? तो 2500 साल पहले। कब हुआ था? 2500 साल पहले। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है कहाँ से? तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगर बौद्ध धर्म पूछेगा, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है 16 महाजनपदों की सूची? तो अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म से पूछेगा, जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलते हैं? तो भगवती सूत्र से। ठीक है। अवंती अंग की राजधानी थी। अवंती और अंग की राजधानी क्या थी? मतलब अवंती की राजधानी क्या थी और अंग की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है। और अंग की राजधानी, तो ये हो जाएगा चंपा हो जाएगा। कोसल और मल्ल की राजधानी क्या थी? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसको याद करना पड़ेगा। जैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनारा। ठीक है। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौसंबी थी। और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। मतलब मथुरा है। वज्जी संघ की राजधानी तो वैशाली। और गंधार की राजधानी तक्षशिला। वैसे ही पंचाल की राजधानी अहिछत्र और कंबोज की राजधानी हाटक। केदी की राजधानी सतीमती और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और अस्मक की राजधानी पोटन। मगध की राजधानी राजगीर और काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है। इसको 4-5 बार वीडियो रोक के और इसको दोहराइए ऐसे करके। वज्जी की राजधानी वैशाली, गंधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी
कौशंबी सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ऐसे करके अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा, पंचाल की राजधानी अहिछत्र और कम्बोज की राजधानी हाटक, वज्जी की राजधानी वैशाली, गंधार की राजधानी तक्षशिला, केदी की राजधानी सतीमती और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अस्मक की राजधानी पोटल, मगध की राजधानी राजगीर और काशी की राजधानी वाराणसी। ऐसी पढ़िए, 2-4 बार दोहराइए। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक था। अगला है, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली या पोटन, उसी को बोलते हैं। प्रगोत शासक थे, कहाँ के थे? तो ये अवंती के शासक थे प्रगोत। बज्जी संघ का निर्माण होता है दीर्घ निकाय में। बज्जी संघ का निर्माण कहाँ होता है? तो दीर्घ निकाय में। महाजनों के शासक फसलों की उपज का कितना कर वसूलते थे? जो महाजन के जो शासक थे वो फसलों की उपज का कितना कर वसूलता था? तो 1/6 भाग वसूलता था। जनपद का अर्थ क्या होता? तो जन में बसने की जगह को हम लोग जनपद बोलते थे। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? चित्रित धूसर मिद्रभान का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता है चित्रित धूसर मृदभान का। अब हम पढ़ेंगे मगध सम्राट। आज ये मगध सम्राट, मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो 544 से 412 ईसा को। ये किस वंश के बाद आया था? हर्यक वंश के काल, मतलब हर्यक वंश के समकालीन में मगध सम्राट का उदय हुआ था। ठीक है, मतलब हर्यक वंश के काल में हुआ था। ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र था उसको हम लोग मगध बोलते थे। मगध महाजनपद घिरा था किससे? तो गंगा और सोन नदी से के बीच में घिरा हुआ है मगध जनपद, महाजनपद। मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन से थे? तो पहले बृहदत्त थे। बृहदत्त वास्तविक संस्थापक इसके बिंबिसार होते, लेकिन बृहदत्त मतलब माना जाता है। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? तो गिरिब्रिज को ही हम लोग राजगीर बोलते हैं। राजगीर या गिरिब्रिज ऐसे बोलते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है बार बार। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था कौन? ये भी पूछता है। तो ये उदयीन बनाया था। कौन बनाया था? उदयीन। और पूछेगा मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था, कौन किया था? ये हो जाएगा शिशुनाग, हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है, क्योंकि नाग कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, इसलिए याद कर लीजिए। तो वो अपना राजधानी परिवर्तन करता रहता था। पाटलिपुत्र से वैशाली वही ले गया था विष उगलने के लिए, वैशाली, इसे याद रखिए। मगध की राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कौन लाया था? तो ये कालाशोक लाया था। ठीक है, कालाशोक मगध की राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मगध के शासन करने वाले वंशों का क्रम देखिए, इसको फॉर्मूला है हसीन मासु का। देखिए, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंद वंश। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे है भारत, इसका क्रम पूछ देगा, कौन वंश किस वंश के बाद कौन वंश आता है, तो वो भी पढ़ना जरूरी है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था? ये हर्यक वंश ही होगा। भारत का प्रथम हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो ये जीवक था। बिंबिसार की हत्या कौन किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या कौन किया था? अजातशत्रु। देखिए आगे नेक्स्ट, महावीर और गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हुआ तो किसके शासनकाल में हुआ? तो उस टाइम शासन पे कौन थे? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो यही हर्यक वंश नाम था अजातशत्रु के। अजातशत्रु जिसको कुनिक भी कहा जाता था, उसकी हत्या कौन किया था? उसका पुत्र था उदयीन, वही किया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक किसको माना जाता है? यही उदयीन को माना जाता है, जो अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र बसा है किसके किसके संगम पे? तो गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र बसा है। कुसुमपुर प्राचीन नाम है किसका? ये पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम कुसुमपुर है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग ही थे। ठीक है, कालाशोक शासक थे किसके? तो यही शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद जी थे। और एकराट की उपाधि कौन धारण किया था? तो यही महापद्मानंद जी को एकराट की उपाधि धारण किया था, जो नंद वंश के संस्थापक थे। उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन किसको कहा जाता था? ये भी महापद्मानंद जी का ही उपाधि है, एकराट, उग्रसेन, ये सब। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद था। ठीक है, घनानंद। घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश का शासक स्थापित किया था कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके कहने पे? तो विष्णुगुप्त के कहने पे। ठीक है, घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश का शासक
स्थापित किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी? तो पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? पाणिनि की। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किया था कौन? सबसे पहले विदेशी आक्रमण तो ईरानियों ने किया था। भारत का प्रथम सफल विदेशी आक्रमण पूछेगा तो फारसी डेरियस हो जाएगा। देखिए, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण पूछेगा तो ये हो जाएगा ईरानियों ने, जिसमें कौन थे? हखमनी वंशों के राजाओं ने, ठीक है। लेकिन वही भारत का प्रथम सफल विदेशी, मतलब सफल नहीं हुआ होगा पहले, सफल विदेशी आक्रमण पूछेगा तो ये फारसी डेरियस वन के द्वारा, जिसमें दारा वन ने 1800 मतलब 518 ईसा पूर्व में। अब लोग देखेंगे सिकंदर। सिकंदर के बारे में जानेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो ये सिकंदर थे। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो ये घनानंद था, जो नंद वंश किससे संबंधित है? घनानंद। घनानंद समकालीन थे किसके? तो सिकंदर के समकालीन। ये पूछता है सिकंदर, ये पूछता है सिकंदर जिसके पिता फिलिप द्वितीय था, उसका जन्म 500 मतलब 356 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो मेसोडोनिया के पेला में हुआ था, ठीक है। सिकंदर के बचपन का नाम क्या था? तो अलेक्जेंडर था। सिकंदर मकदुनिया का राजा बना कब? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का थल और जल सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर था और नियाकर्स था। सिकंदर का थल और जल सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर और नियाकर्स था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और इसके घोड़ा कौन था? बुला फेला था, बुका फेला था, ठीक है, घोड़ा। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी, जिसको हम लोग विपाशा नदी भी बोलते हैं अन्य नाम। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है क्या? तो हाइडेस्पीज या झेलम बितस्ता का युद्ध कहलाता है। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बेबीलोन में। ये पूछता है एग्जाम में, कहाँ हुआ था सिकंदर की मृत्यु? तो बेबीलोन में। अब हम करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसको मार के? घनानंद को मार के गद्दी प्राप्त किया था। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा क्या था? तो पन था, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी करवाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी कौन? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा लिया था किससे? तो भद्रबाहु से लिया था, ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो ये चाणक्य थे। चाणक्य का नाम घनानंद। ये सब आगे देखिए आप। चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे? तो विष्णुगुप्त और कौटल्य और मतलब घनानंद नहीं, विष्णुगुप्त कौटल्य ये सब थे। कौटल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये राजनीति और प्रशासन से, जिनकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से किया जाता है, ठीक है। कौटल्य के अर्थशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 15 अध्यायों में विभाजित है। भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है मैकियावेली। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा था? तो सैंडोकोटस कहा था। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा था? सैंडोकोटस कहा था। विशाख दत्त समकालीन थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे विशाख दत्त। इसकी पुस्तक क्या है? विशाख दत्त की पुस्तक तो मुद्रा राक्षस के नाटककार कौन है? तो विशाख दत्त। ये मुद्रा राक्षस इनके पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। उनकी पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज की पुस्तक, यही इंडिका लिखे थे, ठीक है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसके? तो यही मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों का उल्लेख है? तो 7 वर्गों का उल्लेख है। मेगास्थनीज कौन था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। भारत का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था? तो मेगास्थनीज ही था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था कितने? 7 श्रेणियों में। सेलुकस को पराजित किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 305 ईस्वी में। सेलुकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था किसको? तो सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया से हुआ था, जिसको हेलेन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त का विवाह किसका होता? सेलुकस की पुत्री कार्लेनिया, जिसका नाम हेनरी के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से लिया था। पढ़े ही थे, पूछे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी कब? 293 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? सरवनबेल गोला, जो कहाँ पे? कर्नाटक में, उपवास द्वारा किए थे।
संलेखना विधि द्वारा, ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार अब पढ़ेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था, ठीक है। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो ये बिंदुसार को अमित घात के नाम से बोला जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो सिंह सेन कहा जाता है। कौन? सिंह सेन। डायमेकर्स भारत आया था किसके शासनकाल में? डायमेकर्स। तो डायमेकर्स आया था भारत तो बिंबिसार के समय में आया। तो बिंबिसार अनुयायी थे किसके? जावी जवीवक संप्रदाय के, आजीवक संप्रदाय के, अच्छा आजीवक संप्रदाय के। बिंदुसार अनुयायी थे किसके? आजीवक संप्रदाय के, जिसके संस्थापक थे माकलीपुर घोषाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो आइए आजीवकों के लिए। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ बिंदुसार का? तो ये अशोक हुआ, अशोक महान। अब देखेंगे अशोक महान को, अशोक जी को देखेंगे। अशोक मगध के गद्दी पर बैठा 293 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक का कहाँ का राजपाल था? तो ये अवंती का राजपाल था। अब है अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको? उसका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। ये दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचारों के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था किसके काल में? थी अशोक के काल में ही शिलालेख का प्रचलन हुआ था। अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो धर्म नीतियों का प्रचार करना था। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? इंपॉर्टेंट है तो प्राकृतिक थी। शिलालेखों प्रयुक्त लिपि क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी या खरोष्टी, ये दोनों थी। ग्रीक तथा अरमाई का सर्वाधिक सबसे ज्यादा पूछेगा तो ब्राह्मणी हो जाता ऑप्शन, ठीक है, लेकिन सारे भाषा थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है किधर से किधर? खरोष्टी लिखी जाती है दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, इधर से इधर। ब्राह्मणी लिपि जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम क्या था? कौन? टी फेंथियर ने 1750 में किया था। कौन किया था? टी फेंथियर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 7वां अभिलेख है। कौन सा? उसका नाम है भाब्रू अभिलेख। 7वां अभिलेख कौन सा? भाब्रू अभिलेख। अशोक के अभिलेख में सर्वप्रथम पढ़ा गया था कब? कौन पढ़ा था अशोक के अभिलेख को? तो जेम्स प्रिंसप पढ़ा था। कब? 1837 में पढ़ा था। अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्मनदेही है, ठीक है, रुम्मनदेही। अगला, अशोक का नाम अशोक है कि कौन कहा था? मास्की, मास्की जो कर्नाटक में है, और गुजरात जो मध्य प्रदेश के अभिलेख में, मतलब मास्की अभिलेख में ये कहा गया है जो अशोक का नाम अशोक है, और गुजरात अभिलेख में ये कहा गया है जो अशोक का नाम अशोक है। तो मास्की अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में है। गुजरात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोकों को क्या कहा गया? देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, ठीक है। पुराणों में अशोकों को क्या कहा गया? अशोकावर्धन कहा गया अशोकों को पुराणों में। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी बोला गया। रानी की अभिलेख में कहा जाता है किस? रानी का अभिलेख कहा जाता है किसको? तो अशोक के कौसंबी या प्रयाग अभिलेख को कहा जाता है। उसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों? मतलब उसमें वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था किसमें? ये भाब्रू भाब्रू शिलालेख में बताया था, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है क्या? भाब्रू शिलालेख है। कौन सा है? भाब्रू शिलालेख। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? तो नीति धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। प्रियदर्शी कहा गया है किसको? तो भाब्रू शिलालेख में। प्रियदर्शी किसमें कहा गया? तो भाब्रू शिलालेख में जो है अशोक का नाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब? तो 261 ईसा पूर्व में राजा बनने के 8 वर्ष बाद किया था। डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो अशोक और कलिंग राजा पद्मान पद्मानभन के बीच हुआ था, ठीक है। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था। कब हुआ था? 261 ईस्वी में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी कलिंग की राजधानी। कलिंग प्राचीन नाम था किसका? तो तटीय ओडिशा का था ये प्राचीनतम नाम। कलिंग युग का वर्णन मिलता है किसमें? तो 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन मिलता है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में, उसका निर्माण कौन कराया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप को नष्ट किया था कौन? पुष्यमित्र शुंग ने किया था नष्ट। श्रीनगर की स्थापना किया था कौन? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? तो राधा गुप्त था। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? राधा गुप्त। नेपाल में ललित पतन नगर को कब बसाया गया था? कौन बसाया था? तो अशोक बसाया था। नेपाल में ललित पतन नगर को बसाया था अशोक।
अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था किससे? तो उपगुप्त से लिया था। किससे? उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। अशोक की मृत्यु हुई थी कब? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? 232 ईसा पूर्व में। अशोक के पोता का नाम क्या था? तो दशरथ था। अशोक के पोता का नाम क्या था? तो दशरथ था। मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ग्राम होती है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या होता था? तो तक्षशिला होता था। मौर्य समय में शिक्षा केंद्र क्या होता था? तक्षशिला होता था। बराबर गुफा संबंधित है किससे? तो मौर्य काल से। बराबर गुफा किससे संबंधित है? मौर्य काल से। बराबर गुफा कहाँ है? तो बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की गुफा है। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो ये राजपाल बोला जाता था। राजपाल, जिसको गवर्नर बोलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त की हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग, और वो शुंग वंश की स्थापना कर दी बृहदत्त की हत्या करके। अब हम पढ़ेंगे शुंग और कर्ण वंश। देखिए, मौर्य वंश के बाद स्थापित हुआ था किसका? तो शुंग वंश का स्थापना हुआ था। शुंग वंश की स्थापना किया था कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। किसको मार के? बताइए अभी। तो बृहदत्त को मार के। अगला है, शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? तो विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था कितनी बार? तो 2 बार किया था अश्वमेध यज्ञ। भरहुत अस्फुट का निर्माण हुआ था किसमें? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत अस्फुट का निर्माण करवाया था। भरहुत अस्फुट क्या है? तो अशोक कालीन है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। भरहुत अस्फुट की खोज किया था कनिंघम ने। कब? 1873 में किया था। मनु स्मृति की रचना हुई थी किसमें? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता। क्या होता? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता मनु स्मृति की रचना। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। अब महाभाष्य की रचना कौन किए थे? तो ये भी पतंजलि। और योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो ये भी पतंजलि। मतलब पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। महाभाष्य की रचना कौन की थे? पतंजलि। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अगला देखते हैं, तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था किसके काल में? तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय आया था। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था किसके काल में? तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या कौन किया था? तो वासुदेव किया था। कौन किया था देवभूति की हत्या? तो वासुदेव किया था। शुंग वंश के बाद स्थापित हुआ था कौन सा वंश? तो कर्ण वंश हुआ था। और कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। और कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन होते? मतलब सुशर्मा हुए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ण के बाद कौन आता है? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश पढ़ेंगे। देखिए, सातवाहन वंश कहाँ का वंश था? तो आंध्र वंश भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। उसकी स्थापना कौन किए थे? सिमुक ने किया था। कब? 60वां ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके। ठीक है, अब देखिए, सातवाहन वंश जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी इंपोर्टेंट है तो ये प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। तो महानतम शासक कौन था सातवाहन वंश का? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। इसे पूछ सकता है क्वेश्चन। सातवाहन वंश का दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये अमरावती थी। शीशा का सिक्का चलाया था कौन? तो सातवाहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है एग्जाम में। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत हुआ था किसी में? तो सातवाहन काल में। सातवाहनों की भाषा लिपि क्या थी? तो भाषा थी आपकी प्राकृतिक, लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। सातवाहन राजकुल थे किस? कौन सा? तो मतलब पितृ सत्तात्मक। ठीक है, दक्षिणा पथ का स्वामी किसको कहा जाता है? सातवाहन शासकों को। तो इंपॉर्टेंट है, दक्षिणा पथ का स्वामी किसको कहा जाता है? सातवाहन शासक को। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलुमावी चतुर्थ था। ठीक है, कलिंग। कलिंग जो उड़ीसा के है, चेदी राजवंश का संस्थापक था कौन? तो महामेघवाहन। चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? कलिंग उड़ीसा के चेदी, मतलब चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन थे। चेदी वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो ये खारवेल थे। तो खारवेल का संबंध किस वंश से? चेदी वंश से। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। खारवेल अनुयायी थे किसके? तो जैन धर्म के अनुयायी थे खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख में उत्कीर्ण कराया गया किसके? कलिंग नरेश खारवेल ने कराया था। यही हाथी गुफा शिलालेख जो बनाया उसको। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ? ये उदयगिरी पहाड़ी में है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख। भारत में यवन राज। देखिए, भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण। ये सब मतलब विदेशी जो आक्रमणकारी आए थे उसमें थे। हिंद यूनानी थे, शक थे, पार्थियन थे, कुषाण थे। सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, सबसे बाद में कुषाण आए थे। हिंद यूनानियों का राजधानी कहाँ था? तो साकल था। साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था कौन? तो यही हिंद यूनानी के थे।
जो इंडो ग्रीक के शासकों ने किया था। ये इंडो ग्रीक के थे, हिंद यूनानी, वही सोने के सर्वाधिक मतलब सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सैनिक शासन का व्यवहार में लाया था कौन? सैनिक शासन व्यवहार में ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था सैनिक शासन। भारत आने वाले प्रथम यवन कौन थे? तो डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस भारत आने वाले प्रथम यवन थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन थे? तो मिनांडर थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन थे? मिनांडर थे। मिनांडर को हराया था कौन? तो पुष्यमित्र शुंग ने। कौन हराया था? पुष्यमित्र शुंग। मिनांडर जो मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था किससे? तो नागसेन से, जो कहाँ पे है? नागार्जुन। नागसेन नागार्जुन को ही बोला जाता है, उससे। मिलांडर ग्रंथ की मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना कौन जी किए थे? मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना तो यही नागसेन जी किए थे। यूनानियों के बाद भारत कौन आए थे? तो शक आए थे, शक। प्रथम शक राजा कौन थे? तो मऊ थे, जो मोगा बोला जाता है उसको। शकों का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाए? तो रुद्रदामन हो गए। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? तो शक वंश से, शकों से। मौर्यों द्वारा निर्मित काठियावाड़ा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन किया था? तो यही रुद्रदामन किया था, ठीक है। जो सुदर्शन झील किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ना, उसको जीर्णोद्धार कौन किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहली अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, किसमें? रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे? तो मौर्यों से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था कौन? तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी कब? तो 58 में। देखिए विक्रम उसके पास मतलब विक्रम संवत, पहले विक्रम विक्रम 58 और शक संवत वो 78 में। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, शकों की विजय के उपलक्ष्य में। और किसके उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत किया गया था? तो शकों की विजय के उपलक्ष्य में। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। शकों के बाद अधिपत्य हुआ कौन? तो पहलवों का, ठीक है। पहलव जिसको पार्थियन बोलते हैं, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था, सिंधु और। पार्थियाई लोग मूल स्थल कहाँ के थे? मतलब मूल स्थल इसका कहाँ था? ईरान था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश। पल्लव वंश के आगमन हुआ किसमें? तो कुषाणों का। पल्लव वंश के बाद किसका आगमन हुआ? कुषाणों का। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कंडफिशस थे, ठीक है, कंडफिशस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडफिशस। संस्थापक याद रखिए, इंपोर्टेंट होता है। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कौन थे? तो कनिष्क। कनिष्क भी याद रखिए, कनिष्क का संबंध किस वंश से था? तो कुषाण वंश से। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी थे किसके? तो महायान संप्रदाय के। हीनयान महायान था ना, तो वही महायान संप्रदाय के। द्वितीय अशोक कहा जाता है किसको? तो ये कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में थे कौन? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, चरक थे, जो चरक संहिता लिखे थे, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है? तो यही चरक जी को माना जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक इन्हीं को माना जाता है। आयुर्वेद के जनक माना जाता है जिसको? चरक को। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रवर्तक। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था कौन? तो कनिष्कों ने सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था। चौथी बौद्ध संहिता हुई थी किसके काल में? तो कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। उसके काल कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये हम लोग पीछे पढ़े भी थे। अब देखिए शक संवत चलाया था कौन? कनिष्क चलाया था। कब? तो 78 ईस्वी में चलाया था, ठीक है, 78 में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? तो यही शक संवत पे आधारित है अभी का कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम माह क्या होता है? तो एगो चैत होता है, एगो फागुन होता है, ठीक है। अंतिम माह पहले चैत होता है फिर फागुन होता है। विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था कब? तो 58 ईसा पूर्व में। किसमें? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया था विक्रम संवत की शुरुआत। अब देखिए शक एवं विक्रम संवत के बीच अंतर कितना है? तो 135 वर्षों का अंतर है। कनिष्क के मृत्यु हुआ था कहाँ पे? 102 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था कब? तो कुषाणों के काल में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था किसके काल में? तो कुषाणों के काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कहाँ? तो कुषाण काल में। कहाँ पे? कुषाण काल। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था किसमें? तो कुषाण काल में। अब शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कौन? तो कुषाणों ने चलवाए थे।
प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता है, तो उसको हम आहत सिक्के कहते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वसुदेव जी थे। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था तो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त जी थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे, तो घटोत्कच थे। ठीक है। देखिए घटोत्कच का उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त संवत चलाया था कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कब, तो 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे, समुद्रगुप्त। ये सब इंपॉर्टेंट है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए बजाते स्थित है किसका, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पे बीना बजाते हुए स्थित है। ठीक है। समुद्रगुप्त उपासक थे किसके, तो ये विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन कहा था, विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था ये चीज। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन है किसमें, तो हरिसेन ने किया था। ठीक है, उसकी नीतियों का वर्णन। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है किसमें, प्रयाग प्रशस्ति लेख में, जिसके रचना कौन किए थे, हरिसेन। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ शासकों की संख्या कितनी बताई, तो 12 बताई थी दक्षिणापथ शासकों की संख्या। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे कौन थे, तो 9 विद्वानों का एक मंडली था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसकी दूसरी राजधानी कौन सी बनाई, तो उज्जैन को बनाया। प्रथम राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी किसको बना, उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, सुश्रुत, तस्मक, ये सब किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए देखिए कहाँ गया, देखिए बरामिहिर जिस आर्यभट्ट थे वो क्या थे, तो बरामिहिर क्या थे, तो ये खगोलविद थे। और आर्यभट्ट कौन थे, तो ये गणितज्ञ थे। ठीक है। दशमलव प्रणाली का विकास कौन किए थे, तो ये आर्यभट्ट जी किए थे। मेघदूत कुमार संभव के रचयिता कौन थे, तो कालिदास किए थे मेघदूत और कुमार संभव। शैल्य चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है, तो सुश्रुत को माना जाता है। मृक्ष कटिकम के नाटक कौन लिखे थे, तो शूद्रक लिखे थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो जयदेव जी थे। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो विष्णु शर्मा थे। हितोपदेश के लेखक कौन थे, नारायण पंडित थे। स्वप्नवास के लेखक कौन थे, तो भास थे। मालती माधव के लेखक कौन थे, तो भवभूति थे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। कितवीं शताब्दी में, तो 5वीं शताब्दी में। फाहियान किसके दरबार में आया था, पूछता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे कौन, तो गुप्त काल में हुआ था सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा। चांदी का सिक्के को सर्वप्रथम चलवाया था कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों की विजय के उपलक्ष्य में। महरैली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था कौन, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन की, तो ये कुमारगुप्त किए थे। कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। कितवीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किस ज्ञान का, तो बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था कौन, बख्तियार खिलजी का, 12वीं सदी में। भारत का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ है, तो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। विश्व के सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में है। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन है, तो स्कंद गुप्त है। होर्नों का आक्रमण हुआ था किसके काल में, तो स्कंद गुप्त के समय में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ था किसके काल में, स्कंद गुप्त ने किया था। हुर्नों को पराजित किया था कौन, स्कंद गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। नगरों की क्रमिक पतन किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में भूमि राजस्व दल कितना था, उपज का 1/6 भाग था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था, ये भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस में हुआ था, तो ये भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है क्या, उसको रूपक कहते हैं। रजत मुद्रा जो होता था उसको रूपक कहते थे। स्वर्ण मुद्रा जो होता था उसको दिनार कहते थे। अब हम पढ़ेंगे पुष्पभूति और वर्धन वंश। पुष्पभूति या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्पभूति थे। वास्तविक संस्थापक इसके कौन माने जाते, तो प्रभाकर वर्धन माने जाते हैं।
पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? तो राजवर्धन और वह हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के माता का नाम क्या था? तो यशोमती था। हर्षवर्धन अन्य नाम जिसका शिलादित्य भी था, वो अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। किसको? तो कन्नौज किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था। कौन? तो हर्षवर्धन किया था। चीनी यात्री हिनसोंग भारत आया था। किसके काल में? तो ये हर्षवर्धन के काल में। इंपोर्टेंट है, स्टार्ट लगा दीजिए। कब? 606 से 647 ईस्वी तक। हिनसोंग द्वारा लिखी पुस्तक कौन था? तो सीयू की था। ये भी इंपॉर्टेंट है। यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्त मुनि किसे कहा जाता है? तो हिनसोंग को कहा जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो ये भी बाणभट्ट है। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो भरचू थे। ठीक है, भरचू। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो संस्कृत नाटक थे उसके रचयिता कौन थे? तो हर्षि थे। ठीक है। अगला है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ पे? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर क्या थी? थे 1/6 ही थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के तट पे किया था। पुलकेशिन द्वितीय ही पराजित किया था। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो यही हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। और पढ़ेंगे संगम युग। संगम युग का महान शासक कौन था? तो कारिकाल था। ठीक है, कारिकाल। संगम का अर्थ क्या होता था? कवियों की गोष्ठी या सभा होता है। प्रथम और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो ये दोनों मदुरई में हुआ था। प्रथम और तृतीय पूछता है। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था, जो अलवैया में है। ठीक है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष इसके भी अगस्त ऋषि थे। लेकिन तृतीय संगम के अध्यक्ष जो थे नक्कीकार थे। ठीक है। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था राज्य को। संगम युग में कपास का केंद्र क्या था? कपास का केंद्र तो उरैयूर थे। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। किस राजा के संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था तीनों संगम का आयोजन। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता था? चोल, चेर और पांड्य तीनों का। चोल राज का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था। कौन? अनंतवर्धन चंडोगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? तो सोमवंशी राजा यजाति केसरी ने किया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पोगांड बोलते हैं उसको बनवाया था। कौन? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था। कौन सदी में? तो 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंकोवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। पूछता है। नटराज का मंदिर स्थित है कहाँ? तो चेन्नई में है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में है। पांडे वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश देखते हैं क्या कह रहा है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु अनुयायी थे किसके? तो वैष्णव धर्म के थे। ठीक है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांची। कांची जो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो सप्त पौगांडा बोलते हैं उसका निर्माण कौन कराया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ये दोनों नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर बनाया था राज सिंह शैली में। किस शैली में बना था? तो राज सिंह शैली में। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। पल्लवों के काल में नगरम कहा जाता है किसको? तो व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन जिसको कंप वर्मा बोलता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजपूत वंश। राजपूत वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। राजपूत वंश की राजधानी कहाँ था? तो मान्य खेत था। ठीक है। एलोरा और एलोफेंटा का निर्माण हुआ था किसके काल में? ये राजपूतों ने किया था। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा संबंधित किससे? बौद्ध धर्मों से। अजंता की कुल गुफाएं कितनी है? 29 है।
एलोरा की गुफा संबंधित किससे? बौद्ध, हिंदू और जैन, ये तीनों से संबंधित है। और सर्वाधिक लेकिन हिंदू से। ठीक है। एलोरा में कुल शैलकृति गुफाएं कितनी है? 34 है। एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था, वो कौन करवाता था? राजपूत शासक कृष्ण प्रथम। अगला है, अजंता और एलोरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में किया गया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन है? तो एलिफेंटा है, एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन है? तो एलिफेंटा है। राजपूत वंश का सबसे लंबा शासन करने वाला शासक कौन था? अमोघ वर्ष प्रथम थे। कौन थे? अमोघ वर्ष प्रथम। कबीर कवि राजमार्ग कृति की रचना कौन किया था? तो अमोघ वर्ष प्रथम ही किया था। राजपूत वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। राजपूतों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था कौन? तैलेफ द्वितीय ने किया था। कौन किया था? तैलेफ द्वितीय। 12वीं सदी के राजपूत वंश के 5 शिलालेख मिले कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के मानखेत से मिले। कहाँ से? महाराष्ट्र के मानखेत से मिले। 12वीं सदी के राजपूत वंश के 5 शिलालेख मिले क्या? महाराष्ट्र के मानखेत से। अजंता और एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर में शामिल किया कौन? 1983 में। ठीक है। अगला है, एलोरा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चरनाद्री पहाड़ी, जो कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे चालुक्य और होयसल वंश। देखिए, चालुक्य की 3 शाखाएं कौन सी? एक कल्याणी चालुक्य होता है, एक वतापी चालुक्य होता है और एक वेंगी चालुक्य होता है। देखिए, कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? तो तैलेफ द्वितीय होता है। तैलेफ द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो ये मानखेत को बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य फोर्थ अति सिक्स थे। ठीक है। विरूपाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? तो चालुक्य शासक ये विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कहाँ पे? ये हम्पी में है, जो कर्नाटक में है। बिल्हन और विज्ञानेश्वर रहते हैं कहाँ? तो विक्रमादित्य 4 के दरबार, मतलब 6 के दरबार में। ठीक है। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षर की रचना की कौन किया था? तो ये विज्ञानेश्वर ने किया था। बतापी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे। बतापी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। बतापी या बादामी के चालुक्य राजधानी जिसकी क्या थी? बतापी। उसका महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है कहाँ पे? तो रवि कृति के एहोल अभिलेख से। कहाँ से? रवि कृति के एहोल अभिलेख से। मंदिरों का नगर क्या कहलाता है? तो एहोल, जो कर्नाटक में है। हर्षवर्धन को हराया था कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम हराया था। वातापी या वादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वेंगी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वेंगी ही थी, जो आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? तो विष्णुवर्धन के पत्नी आयना महादेवी ने किया था, महादेवी ने कराया था। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्रम थे। और द्वार समुद्रम का अन्य नाम क्या होता है? हलेवीड थे, जो कर्नाटक में है। होयसल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बल्लाल थे। बल्लाल तृतीय थे। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था कौन? तो गंग वंश के अनंत वर्मन चोंड ने। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चोल और पाल वंश। देखिए, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयलया थे। विजयलया की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर और तंजावुर थे। नारकेसरी का उपाधि धारण कौन किया था? ये विजयलया किए थे। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम थे। तंजौर के विदेश्वर या राजा राजेश्वरी मंदिर, जो शिव मंदिर है, उसको कौन बनाया था? तो राजराज प्रथम ने बनाया था। चोल वास्तुकला का मतलब सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन है? तो तंजौर का राजराजेश्वरी मंदिर। श्रीलंका पर विजय प्राप्ति किया कौन? तो राजराज प्रथम ने किया था। चोल काल में भूमि कर था कौन? उपज का 1/3 भाग था। चोल काल में कितना हो गया? 1/3 भाग। चोल काल में मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? तो गोपुरम कहते थे। चोल काल में विष्णु के उपासक को क्या बोलते थे? अलवर बोलते थे। शिव के उपासक को तो नायनार बोलते थे। नटराज की कांस्य मूर्ति है किस काल की? तो चोल काल की। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था किस? नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये चोल लोगों प्रसिद्ध थे। चोलों की प्रमुख पतन बंदरगाह थी कौन सा? तो पुहारा था, पुहारा।
मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन क्यों हुआ, किसमें, तो चोल वंश के शासकों ने किया। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसकी, तो चोल वंश का। चोल काल में कदमई था, क्या था, भू राजस्व करता कदमई। गंगे कोड चोल कहा जाता है किसको, तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ओर ले जाने वाला चोल राजा कौन था, तो राजेंद्र चोल है। गंगा के उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन है, तो राजेंद्र चोल है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, ये गोपाल जी किए थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, पाल वंश, पल्लव वंश ने, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था, पाल वंश के काल में। कौन किया था, गोपाल किया था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी। पाल वंश के प्रतापी शासक कौन थे, तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, तो यही धर्मपाल जी किए थे, पाल वंश के संस्थापक, 8वीं शताब्दी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मदन पाल था। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश। देखिए, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे, संग्राम राज थे। हर्ष शासक थे कौन, तो लोहार वंश का था। हर्ष कहाँ का शासक था, तो लोहार वंश का। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, तो ये कलहन थे, इसीलिए ये हर्ष पूछता है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से, तो कलहन की चरित राज तरंगनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सुल्तान जलालुद्दीन अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जय सिंह था। सेन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो नदिया थी, जो लखनौती में है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, तो सेन वंश था। अगला, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो ये लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे, तो जयदेव थे। गुज्जर प्रतिहार और गढ़वाल वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नाग भट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना किया था कौन, तो तोमर नरेश अंगपाल और 11वीं सदी में किया था। तोमर नरेश अंगपाल किया था दिल्ली नगर की स्थापना। गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो यशपाल थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जयचंद था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला गया था, किसके द्वारा, तो मोहम्मद गोरी ने मारा था जयचंद को। आगे देखिए, चौहान और परमार वंश, ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे। कौन थे, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी बनाया था कौन, तो चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने अजमेर को अपनी राजधानी और बनाया था, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। उनका अन्य नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा भी बोला जाता है उसको। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि कौन थे, तो चंद्रदायी थे। पृथ्वीराज रासो की रचना था कौन, किसका था, चंद्रदायी का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, कहाँ, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, किसमें, तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो उपेंद्र थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, उपेंद्र थे। परमार वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो राजा भोज थे। कौन थे, राजा भोज। कविराज उपाधियों से विभूषित राजा भोज, कविराज उपाधि से कौन विभूषित, तो राजा भोज को ही कविराज बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ननुक थे। कौन, 1831 में। चंदेलों के प्रारंभिक राजधानी कौन था, तो कलिंजर था। चंदेल वंश के प्रमुख राजा कौन थे, तो राजा धंग थे। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ, खजुराहो में, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण है कहाँ पे, धंग ने किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था कौन, चंदेलो धंगों ने। खजुराहो का मंदिर बना है किसमें, नागर शैली में। कौन, नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित किससे, तो जैन धर्मों से। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, यशोवर्मन थे। कौन थे, यशोवर्मन। मिहिरकुल पराजित हुआ था किसमें, यशोवर्मन द्वारा। मिहिरकुल किसके द्वारा पराजित हुआ था, यशोवर्मन के द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था, तो परमल था, परमल। अल्लाह और उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे किसमें, तो ये परमल
के थे, तो परम द्विदेव के दरबार में रहता था ये। हम लोग पढ़ेंगे सोलंकी वंश, ठीक है। सोलंकी वंश देख लेते। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थे? अहिलवाड़ा थे। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम, भीम द्वितीय, इसीलिए सोलंकी वंश फेमस है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसके? तो भीम प्रथम के शासनकाल में, इसीलिए भीम प्रथम किससे संबंधित है? सोलंकी वंश से। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था कौन? तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह बनाया था, ठीक है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था, ये भीम द्वितीय। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, ये सब सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे। मेवाड़ पर शासक था किसका? तो सिसोदिया वंश का शासक कहाँ था? मेवाड़ पे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कौन कर? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो राजा कुंभा ने। कब? 1448 में। महाराणा सांगा ने महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कौन? खतौली के युद्ध में। कब? 1518 में हुआ था उसके साथ। इसी के साथ हम लोग का एंसेंट हिस्ट्री खत्म हुआ, द एंड। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और शेयर भी करें, थोड़ा व्यूज आएगा तभी तो अच्छा लगता है, नहीं व्यूज आता तो नहीं अच्छा लगता है। अब एंशियंट देख लिए, मेडाइवल देख लेंगे, मॉडर्न देख लेंगे, ठीक है। तो साइंस और हिस्ट्री का पाला साहब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इतना तो करा दिए। जो नहीं देखे हैं हिस्ट्री का वीडियो वो जाके नीचे हिस्ट्री का भी वीडियो देख लेंगे, ठीक है। इस बुक में देखिए आपका सब कुछ है। तो प्राचीन, ये सेशन हम लोग का हो गया प्राचीन भारत का। हम लोग मेडाइवल देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आधुनिक भारत, फिर इतिहास दोनों देख लेंगे। आधुनिक भारत हम सोचें कि मेडाइवल और विश्व इतिहास एक में कर दें, ठीक है। आधुनिक भारत एक में। चलिए ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए।